बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनम इम्तियाज़ है। मेरा आज का लेक्चर मेरा ताल्लुक़ में डिग्री कॉलेज वुमेन सेटेलाइट टाउन बहावलपुर से है और मेरा आज का लेक्चर क्लास 4th ईयर के लिए है रिनाइसेंस आर्ट की अगली कड़ी, जिसमें हम लियोनार्डो दा विंची जो कि पिछले लेक्चर में हमने उसकी पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा था, हम आज उसकी अगली कुछ 2 पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एक बहुत इंटरेस्टिंग मूड है कि जिसमें हम हर पेंटिंग को स्पेसिफिकली उसके फॉर्मल एनालिसिस के तहत पढ़ेंगे और हर पेंटिंग ना सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगी, बल्कि मैं चाहूँगी कि आप हर पेंटिंग को बहुत अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें। उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, वो क्यों बनी आई और वो किस लिए बनाई गई और बनाने का रीज़न और बनवाई किसने थी। ये सारी चीज़ें हमारी आज की स्टडी का पार्ट होंगी। इसके बाद हम आने वाले लेक्चर में नेक्स्ट आर्टिस्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। आज के लेक्चर में जैसा कि आपकी स्क्रीन पे सामने इस वक्त शो हो रहा है, चैप्टर नंबर 1 जो कि रिनाइसेंस, प्रोटो रिनाइसेंस, हाई रिनाइसेंस और पेंटर्स और उनके स्कल्पचर्स पे बेस करता है। हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में रिनाइसेंस और हाई रिनाइसेंस और प्रोटो रिनाइसेंस के बारे में बात कर चुके हैं और उनसे रिलेटेड आर्टिस्ट की डिस्कशन भी हुई थी। ऐसा कि आज हम लियोनार्डो डा विंची को पढ़ रहे हैं, तो पेंटर्स में लियोनार्डो डा विंची का नाम जिक्र ना किया जाए और रिनाइसेंस का जिक्र किया जाए और लियोनार्डो डा विंची को हम भूल जाए, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। आपके सामने स्क्रीन पर से इस वक्त सामने आ रहा होगा पेंटर्स में लियोनार्डो डा विंची, जिसका सेल्फ पोर्ट्रेट आपके सामने है, जो कि उसकी बियर्डेड एक शक्ल है, जो कि बुढ़ापे की एक तस्वीर आपके सामने है इस वक्त। इसका सेल्फ पोर्ट्रेट है जिसमें उसकी शक्ल बहुत अच्छी तरीके से वाजे है। ये एक जीनियस पेंटर था, जो कि एक आर्किटेक्ट था और मैथमेटिशियन था। एक्सप्लोरेशन उसका पर्पस थी और ऑब्जर्वेशन से उसने ज़िंदगी में तमाम चीज़ों को जीनियसली ना सिर्फ ऑब्जर्व किया, बल्कि अकॉर्डिंग टू हिम टू रिकॉर्ड द थिंग्स अप टिल एंड अनलेस यू फील दैट इज द मोस्ट लास्ट मोमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग, यू हैव टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी डिटेल। ये था लियोनार्डो का चीज़ों को ऑब्जर्व करने का तरीकाकार। कहते हैं कि ही यूज टू डाइसेक्ट द बॉडीज, जिसके बारे में आगे बात करूंगी आज। हमारी पहली पेंटिंग्स है एडोरेशन ऑफ मैजी एंड एनाटॉमी ड्राइंग्स बाय लियोनार्डो, जो आज हम दोनों पेंटिंग्स डिस्कस करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त एडोरेशन ऑफ मैजी डिस्प्ले पर है। एडोरेशन ऑफ मैजी में हज़रत मरियम ने हज़रत ईसा को उठाया हुआ है और बहुत सारे लोग उनके आगे पीछे फिर रहे हैं, क्योंकि हज़रत ईसा पैदाइशी तौर पे ही पैदा होने के बाद ही करामात सामने आना शुरू हो गई थी, तो ये लोग उनकी करामात से फ़ायदा उठाते हुए इस वक्त उनके सामने झुके हुए हैं और देख रहे हैं। ये वक्त है तब जब हज़रत ईसा अभी पैदा हुए थे और हज़रत मरियम, जो कि बीबी मरियम थी, उनको साथ लेकर मौजूद है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हज़रत ईसा की पिक्टोरियल शक्ल बनाई गई, हज़रत मरियम को पिक्टोरियली दिखाया गया लियोनार्डो डा विंची रिनाइसेंस वाले टाइम में, क्योंकि ये तमाम पेंटिंग्स जो है चर्च बनवाता था। तो चर्च का मकसद ये था कि ना सिर्फ ये कि आपकी पेंटिंग्स इस किस्म की बने जो कि ईसाइयत को की तबलीग करें, बल्कि उनमें ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनवाई गई जो उनके मज़हब और हज़रत ईसा की ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करती हैं। बहुत हद तक ही उन्होंने उनकी पर्सनालिटी का एक पर्सोना डेवलप कर लिया था कि ये हज़रत ईसा है, ऐसे उनके फीचर्स हैं, और जो डिटेल्स बाइबल में और बाकी किताबों में अवेलेबल थी उनसे उन्होंने नई से नई डिस्क्रिप्शंस निकाली थी और उनके तहत पेंटिंग्स बनाई गई थी। आपके सामने इस वक्त एडोरेशन ऑफ मैजी, जो कि मैंने आपको भी दिखाई थी, लियोनार्डो डा विंची ने बनाई थी 2.46 बाय 2.43 फीट के साइज़ की। ये बहुत बड़ी पेंटिंग है जिसकी लोकेशन है इस वक्त रिसेंटली ऑफिसी गैलरी, जहाँ पर ये डिस्प्ले हुई है। ये क्यूरेटेड की गई थी 1481 में और बिब्लिकल थीम था इसका, रिनाइसेंस पीरियड का एक टाइम पीरियड की पेंटिंग है। एडोरेशन ऑफ मैजी में एक अर्ली पेंटिंग थी लियोनार्डो डा विंची की, जो कि कमीशन दिया गया था ऑगस्टेनियन मॉन्क्स का, जो सैन डोनेटो से जिनका ताल्लुक था फ्लोरेंस में। 1481 का टाइम पीरियड आता है हमारे सामने। बट ही डिपार्टेड फ्रॉम मिलान इन द फॉलोइंग ईयर लीविंग द पेंटिंग अनफिनिश्ड। लेकिन ये भी एक डिस्क्रिप्शन है कि ये पेंटिंग अनफिनिश्ड रह गई थी लियोनार्डो की बहुत सारी पेंटिंग्स की तरह, क्योंकि वो मिलान के लिए फ्लोरेंस छोड़ के मिलान चला गया था और उसने इस पेंटिंग को इनकम्प्लीट छोड़ दिया था। इट हैज़ बीन इन द उफिसी गैलरी इन फ्लोरेंस। अब ये फ्लोरेंस की उफिसी गैलरी में डिस्प्ले है, जो कि 1670 में जाकर डिस्प्ले हुई थी। आपके सामने मैजी का क्या मतलब है? मैजी लैटिन जबान का लफ्ज़ है, जो कि लफ्ज़ मैगिस से निकला है
और ये प्रीस्ट इन ज़ोरास्ट्रियन एंड द अर्लियर रिलीजियस ऑफ द वेस्टर्न ईरानियन। बेसिकली ये लफ्ज़ ईरान से, उनके ज़ोरास्ट्रियनिज्म से इंस्पायर्ड एक लफ्ज़ है। तो क्योंकि अर्ली रिलीजन्स में वेस्टर्न ईरान में ज़रतश्त मज़हब के लोग रहा करते थे, तो एडोरेशन ऑफ मैजी जो है बेसिकली ये ऐसे शो किया गया कि हज़रत ईसा और हज़रत मरियम भी वो रोशनी है जो हमेशा जलती आई थी और आज तक जलती रहेगी और आगे भी जलती रहेगी, और ये इल्म की रोशनी है। इस ज़रतश्त के मज़हब के अंदर मैजी का नाम शायद इसको इसीलिए दिया गया था। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट स्लाइड में आपको नज़र आ रहा होगा। What does adoration of Magi means? The adoration of Magi or the adoration of the kings is the name traditionally given to the subject in the nativity of Jesus in art. यानी जीसस का जहाँ से पुराना ताल्लुक था उन इन किंग्स के एडोरेशन के तौर पे इस पेंटिंग को बनाया गया था। थ्री मैजी यानी जो तीन बड़े किंग्स थे स्पेशली वेस्ट के, फाउंड जीसस बाय फॉलोइंग अ स्टार। उन्होंने एक सितारे की मदद से हज़रत ईसा को पाया। ले बिफोर हिम गिफ्ट्स ऑफ गोल्ड, और उनके सामने सोने और चांदियों के फ्रैंकिन और मिर्च और वर्शिप किया उसको। हज़रत ईसा की इबादत करनी शुरू कर दी। और बेसिकली इस तस्वीर में अगर हम इसको दोबारा देखें, आपके सामने तीन बड़े किंग्स नजर आ रहे हैं आपको, जो रैग्स में इस वक्त हज़रत ईसा के सामने झुके हुए हैं। इन तीन किंग्स का मकसद ये था कि वेस्ट की तरफ आए थे और इन्होंने हज़रत ईसा को आके कबूल किया, उनकी तालीमात को कबूल किया था। एडोरेशन ऑफ मैजी जो है तो बेसिकली उन्हीं तीन किंग्स की, जो उन्होंने आके उस पर परिस्तिश की, उनके आगे सोने चांदी के ढेर लगा दिए, ये उस चीज़ की प्रोटेस्टेशन के लिए चर्च के लोगों ने बनवाई थी। फिर इसी तरह आपकी स्क्रीन पर सामने शो रहा होगा कि किस तरह से three magi represented as kings, especially in the West, having found Jesus by following a star, and they lay before him gifts of the gold. यानी एक सितारे की मदद से उन्होंने हज़रत ईसा को ढूंढा और उनके सामने सोने हीरो के जवाहरात के बर्डन्स लगा दिए और साथ में उनकी इबादत करना शुरू कर दी। बेसिकली जो सामने आपको तीन बूढ़े झुके हुए नजर आ रहे हैं, ये वही तीन बड़े किंग्स हैं और ये बहुत ईस्टर्न ईसाइयत की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा वाक़या है। फिर आगे आपको नजर आ रहे होंगे वो लोग, उनके डिफरेंट पोस्चर्स जो कि सीधे हाथ पे अवेलेबल है, और इसी तरह उनके फेशियल फीचर्स में ये औरत आपको नजर आ रही है जो कि उस पेंटिंग का पार्ट है और ये उसकी एक बड़ी क्लियर डिटेल बनाई गई है। एनाटॉमी ड्राइंग्स बाय लियोनार्डो दा विंची, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और हम आज भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग के या इस ड्राइंग के अंदर सर्कल विद इन अ स्क्वायर या स्क्वायर विद इन अ सर्कल के कॉन्सेप्ट के तहत इस पेंटिंग को बनाया, इस ड्राइंग को बनाया। मकसद ये था कि कहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची राइटिंग करता था तो राइटिंग उल्टे हाथ से करता था, और उस राइटिंग को करने की वजह से उसका जो स्टाइल था वो ऐसा था कि जब तक कोई शीशा सामने नहीं रख लिया जाता था उस राइटिंग को सीधा करके पढ़ा नहीं जा सकता। ये उसकी एक छुपी हुई राइटिंग थी जो वो चर्च से छुपाना चाहता था लियोनार्डो दा विंची से। उसने खास राइटिंग स्टाइल उल्टे हाथ से डेवलप किया जो सिर्फ वही उन नोट्स को पढ़ सकता था, कोई और उसको रीड नहीं कर सकता था। आपके सामने स्क्रीन पर आगे नजर आ रहा है कि लियोनार्डो एम्फसाइज्ड द ग्रेट पिक्चर चार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। उसके मुताबिक ये जो एनाटॉमिकल ड्राइंग मैंने अभी आपको दिखाई है बेसिकली विट्रूवियन मैन दिखाया गया है जो कॉस्मोग्राफिया यानी कॉस्मोग्राफी ऑफ मैक्रो ऑर्गेज्म के तहत बनाया गया है। According to Leonardo da Vinci, he believed that the workings of the human body to be an analogy. उसके मुताबिक एक ह्यूमन इंसान का जो सर्टेन वर्किंग प्रोसेस है वो एनालॉगस डेटा है जिसको या माइक्रोऑर्गेनिज्म का एक वर्किंग है जो कि यूनिवर्स के तहत चलती है। यानी इंसान पैदा होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंसान मर जाता है, और जब इंसान मर जाता है उसके मरने के बाद वो ज़मीन का हिस्सा बन जाता है। और ये माइक्रोकॉस्म का और एनालॉगस सिस्टम है जिसके तहत इंसान की पैदाइश और इंसान की मौत हो रही है, जिसको इस एनाटॉमिकल ड्राइंग के अंदर लियोनार्डो डा विंची ने कैप्चर करने की कोशिश की थी। आगे आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है बेबी फीटस, जिसके अंदर दिखाया गया है कि कैसे एक माँ की कोख के अंदर एक बच्चा की पोजीशन होती है और उसके रिलेटेड नोट्स बनाए गए हैं, बाकायदा रिलेटेड नोट्स अवेलेबल हैं। ये नोट्स बेसिकली उस रिकॉर्ड को शो करते हैं जो लियोनार्डो डा विंची ने डेवलप किया था, क्योंकि वक्त के साथ साथ रिकॉर्ड मेंटेनेंस या उस वक्त की जो एक्सट्रीम रिकॉर्ड मेंटेनेंस की आदत है ये आज भी विद ड्राइंग्स वो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आगे आप डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि क्या इस तरह की ड्राइंग जो फीटस वाली ड्राइंग अभी हमने देखी है जिसमें ह्यूमन फिगर और प्रेग्नेंट औरत का जिस्म दिखाया गया है,
क्या उसने बॉडीज को डाइसेक्ट किया था? He accurately studied the human bodies. ये बहुत एक्यूरेट स्टडीज थी जो ह्यूमन बॉडी की गई थी. He mentioned in the statement कि I dissected them to see the cause of so sweet a death. यानी उसने एक लाश को इसलिए डाइसेक्ट किया कि वो उसके अंदर तक स्टडी कर सके. And he sliced the human corpse to study the muscles. मसल्स की स्टडी करने के लिए उसने ह्यूमन बॉडी को स्लाइस कर दिया एंड ह्यूमन इंटरनल सिस्टम को देखने के लिए उसने बकायदा उसके जिस्म को चॉप कर दिया था. अकॉर्डिंग टू रिसर्च अकाउंट्स 10 ह्यूमन बींग्स ऐसे थे जिनकी स्टडी की थी लियोनार्डो डा विंची ने. मौत के बाद उनकी बॉडीज को डाइसेक्ट किया था और उनके अंदर के ऑर्गेनिज्म सिस्टम को स्टडी किया था. फिर आपके सामने ड्राइंग मटेरियल्स की एक डिस्कशन आएगी. लियोनार्डो डा विंची रेड चॉक इस्तेमाल करता था जिसको सैगुइन का नाम दिया गया था या सागवान का जिसको कहा जाता है. फॉर मेनी ऑफ हिज ड्राइंग्स उसने सागवान की लकड़ी के बने हुए चॉक को इस्तेमाल किया था. ही ऑल्सो यूज ब्लैक चॉक और कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. यानी उसने रेड चॉक और ब्लैक चॉक की मदद से भी मिलकर ड्राइंग्स बनाई थी. चारकोल एक कॉमन मटेरियल था जो ड्राइंग के लिए उस वक्त इस्तेमाल किया गया था और आज भी किया जाता है. इन दा विंचीज टाइम पेंसिल इन्वेंट नहीं हुई थी. सिर्फ चॉक्स और चारकोल की या कोयले की स्टिक्स अवेलेबल होती थी जिनसे बाकायदा पेंटिंग्स की जाती थी. या मेटल पॉइंट वाज अ ड्राइंग टूल यानी मेटल की ड्राइंग पॉइंट से ड्राइंग की जाती थी विच टुक मोर एंड मोर एफर्ट. यानी ये वो चीज़ें थी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट का इस्तेमाल करना पड़ा. फिर आपके सामने पेंटिंग मटेरियल की डिस्कशन आ रही है कि पेंटिंग की टेक्निक्स में उसने नेचुरल ह्यूज के साथ इंटेंसिटी को म्यूट करते हुए ठंडा और सरीन से इफेक्ट वाली पेंटिंग्स बनाई थी. मोस्टली ही यूज ब्लूज ब्राउन एंड ग्रीन्स. यानी मोस्टली उसने ब्लू ब्राउन और ग्रीन का इस्तेमाल किया था टू द अर्थ इटसेल्फ. ही ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड न्यूट्रल ग्रेस. उसने न्यूट्रल ग्रेस का भी इस्तेमाल किया गया था टिपिकली फॉर अंडर पेंटिंग. यानी अंडर पेंटिंग करने के लिए उसने ग्रेस का इस्तेमाल किया था. लियोनार्डो इनकॉर्पोरेटेड ग्लेजेस on using the Da Vinci painting. ठीक है. लियोनार्डो ने ग्लेजेस का इस्तेमाल किया था डा विंची पेंटिंग्स में एंड द टेक्निक ऑफ स्फुमेटो और स्फुमेटो टेक्निक का इस्तेमाल किया था जो उसकी खासियत समझी जाती है. यानी मटेरियल को इतने नरम ह्यूज के साथ इस्तेमाल करें कि वो इंटेंसिटी म्यूट हो जाए और कोई सख्ती नजर ना आए बल्कि एक बहुत ही पुरसुकून सा इंप्रेशन आपके सामने आए जैसे मोनालिजा आज भी एक खूबसूरत मुस्कुराहट और एक खूबसूरत पुरसुकून पेंटिंग्स में कंसीडर की जाती है. आज तक के लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच. इट वाज अ ग्रेट एफर्ट टू टीच द पेंटिंग्स. आई होप सो कल के लेक्चर के लिए हम आगे बात करने वाले हैं माइकल एंजेलो के ऊपर और माइकल एंजेलो की लाइफ हिस्ट्री और उसकी पेंटिंग्स और उसके आर्ट वर्क पे बात होगी अगले लेक्चर में. थैंक यू सो मच. अल्लाह ने के बाद.